नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो निशाने पर आ गए हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तुलना की जा रही है योगी आदित्यनाथ के साथ। उदाहरण दिया जा रहा है संभल का, प्रयागराज का, कुछ दूसरी जगहों का, और पूछा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हड्डियां चटखा सकते हैं तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। खास तौर से सोशल मीडिया की गलियों में जब आप जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर भी जो अ, धुरंधर हैं इस समय, उनमें भी एक विभाजन रेखा देखने को मिल रही है रिएक्शन के मामले में। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ देखना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो केवल मुख्यमंत्रियों में नहीं बल्कि टॉप लेवल पर, यानी प्रधानमंत्री के स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ को ही देखना चाहते हैं। और इनकी मुहिम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से चल रही है। इनफैक्ट 2022 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी हुई थी दूसरी बार, उसके बाद से ही बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जाएं और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इस विचार में कहीं कोई गलत बात है भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है जो और किसी के नेतृत्व में लगभग असंभव था। गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को ठिकाने लगा दिया है। या तो वो जेल में सड़ने के लिए अभिशप्त हो गए हैं, या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, या घुटनों पर आ गए हैं। जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा है। अगर कहीं सीएए के विरोध में किसी तरह की हिमाकत होती है तो उन्होंने प्रयागराज जैसी कड़ी कार्रवाई करके भी दिखाई है। अगर संभल में सो कॉल्ड शाही जामा मस्जिद का कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए टीम जाती है और उस पर पथराव कर दिया जाता है, हिंसा कर दी जाती है, तो उनका इलाज भी ब्याज समेत चुकता कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। न केवल वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटवाया, बहुत सारे लोगों को, आरोपियों को, दंगाइयों को उठाकर न केवल जेल में ठूंसा है बल्कि उनकी हड्डियां भी चटकाई हैं। और उनके जो अतिक्रमण थे, जो कारोबार थे, जो घर थे, उनको भी ठिकाने लगाया है, यानी सबक सिखाया है। और संभल में जो तीर्थ जिनको मिट्टी में और दूसरी चीजों में दबा करके रख दिया गया था, अब उनका भी पुनरुद्धार हो रहा है, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का उदाहरण और संभल में जो कार्रवाई हुई है उसका उदाहरण देना भी गलत नहीं है। लेकिन कई सवाल उठते हैं। जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा हो सकता है? हर राज्य की स्थितियां, परिस्थितियां समान हो सकती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत आसान है। कहीं उसी तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं जैसी संभल में हुई है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? क्योंकि सोशल मीडिया पर आकर के कुछ भी कह देना
ये एक बात होती है और प्रैक्टिकली उसे वहां जमीन पर लागू करना एकदम डिफरेंट बात होती है। लेकिन कुछ बात तो है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस निशाने पर आ गए हैं, बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए हैं। मैं तो समझता था कि उद्धव ठाकरे या संजय राउत या प्रियंका चतुर्वेदी या जो कांग्रेस के नेता हैं या दूसरे लोग हैं, वो तो राजनीतिक कारणों से देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे, उनको विफल बताएंगे। क्योंकि ठीक है, लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, सरकार भी बन गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी वहां नगर निगमों के चुनाव बाकी हैं। इसलिए वो तो अपनी पोजीशनिंग, वो तो अपना जो जेस्चर उनको दिखाना है और जो लाइन लेनी है, जो पोस्चरिंग लेनी है, वो तो लेंगे। वो उनको तो उनका यही काम है। वो ऐसा नहीं करेंगे तो आश्चर्य की बात होगी। अगर वो तारीफ करेंगे कि नागपुर में घटना के बाद जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही कर दी है और देवेंद्र फडणवीस की वो पीठ थपथपाएंगे। अब हुआ क्या है नागपुर में? नागपुर में जो घटना हुई है और उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई हैं, 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां तो घटना के 24 घंटे के भीतर हो गई थी। जो मास्टरमाइंड है फहीम, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस के बयान भी आ गए हैं। और किस किस के बयान आए हैं, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। एकनाथ शिंदे काफी आक्रामक हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके सारे बयान उठा के देखिए, उसके बाद से वो बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। एक और उप मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र में, उनका नाम है अजित पवार। अजित पवार का कोई बयान देखा है क्या आपने? मैंने तो नहीं देखा। नागपुर की इस घटना के बाद से अजित पवार खामोश हैं। आमतौर पर तो खामोश है, कहीं कोई उन्होंने बयान दिया हो, प्रतिक्रिया व्यक्त की हो, सरकार के कदमों का बचाव किया हो, मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। देवेंद्र फडणवीस का, मुख्यमंत्री का, विधानसभा में भी बयान आया है, विधानसभा के बाहर भी बयान आया है। और विधानसभा में उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि जलाई गई चादर पर कुरान की आयत नहीं थी, आयत को लेकर अफवाह फैलाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस और मेरे बयान में कोई फर्क नहीं है, जानबूझकर हिंसा फैलाई गई, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं, जो कब्र में छिपे हैं तो कब्र से निकालेंगे। 17 मार्च को यह हिंसा हुई थी और 21 मार्च तक वहां सारी कार्रवाइयां पूरी कर लेने का आश्वासन शासन के स्तर पर दिया गया है। सारी कार्रवाइयां यानी जितने दोषी हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो फहीम मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, इसको भी पुलिस कस्टडी में 21 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है। 500 से ज्यादा दंगाइयों को इसी आदमी ने इकट्ठा किया था। और जो चौंकाने वाली खबर आ रही है, महिला पुलिस कर्मियों के साथ ये लोग बदसलूकी करना चाहते थे, उनकी वर्दी को नोचने की कोशिश कर रहे थे, उनको छूने की कोशिश कर रहे थे। और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस फहीम के पीछे कौन है। अब बयान जो आ रहे हैं वो अपनी जगह है, राजनीतिक कारणों से दिए जाते हैं,
लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर लाठियां भांजी जा रही हैं, देवेंद्र फडणवीस को विलेन बनाने की कोशिश हो रही है और उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, क्या ये फेयर है? क्या ये सही है? क्या देवेंद्र फडणवीस डिनायल मूड में हैं? उनके नेतृत्व में क्या पुलिस ने, प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई वहां नहीं की है? जो लोग चाहते हैं कि साहब बुलडोजर चलना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी ही ना हो, इनकी हड्डियां भी चटकाई जाएं, तो ऐसे कई विजुअल आए हैं, ऐसे कई दृश्य आए हैं जब इनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, इन पर लठ भी बजाया जा रहा है और आज सुबह हमने देखा है कि बुलडोजर भी पहुंच गए हैं। नागपुर में इनके अवैध अतिक्रमणों को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोज किया जाना शुरू हो चुका है। अब जरा लौटते हैं चुनाव प्रचार के दौरान क्या हुआ था। जो लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है, उनको बताना और समझाना बहुत जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने उस समय एक सूत्र वाक्य दिया था, हरियाणा में भी हमने सुना था, हमने महाराष्ट्र में भी सुना था। दिल्ली में ये नहीं कहा गया, दिल्ली में अलग रणनीति बनाई गई। हर राज्य के लिए एक अलग रणनीति बनानी ही होती है। दिल्ली में कहीं कहीं कहा गया तो अलग अंदाज में कहा गया, लेकिन महाराष्ट्र में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो किस किस की प्रतिक्रियाएं आई थी, इस पर रिएक्शन। जो भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी थे, जिनका मैंने चर्चा किया है कि क्या अजित पवार की कोई टिप्पणी आपने सुनी है नागपुर वाले प्रकरण पर, किसी भी तरह की? और जितने आक्रामक एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं, क्या उतने आक्रामक कोई और दिखाई दे रहा? नीतीश राणा की बात छोड़ दीजिए, वो तो आक्रामक ही हैं और उनकी वैसी ही एक लाइन रहती है। अजित पवार ने उस समय रिएक्शन दिया था और ये कहा था कि कहीं और चल सकता है, पर महाराष्ट्र में ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो है ये नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है। और उस समय सोशल मीडिया पर भी और हमने भी अपने प्रोग्राम में ये सवाल खड़े किए थे कि अजित पवार क्या चुप नहीं रह सकते थे? क्योंकि जिस बेस पर हरियाणा जीता गया है, उसी आधार पर, उसी सूत्र वाक्य पर, प्रेरक वाक्य पर महाराष्ट्र में भी वो चीजें लागू होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। पंकजा मुंडे का बयान उस समय का उठा करके देख लीजिए, कई दूसरे नेताओं का भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ था, प्रधानमंत्री के लेवल पर भी और आरएसएस प्रमुख के लेवल पर भी इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस सूत्र वाक्य को आगे लाया गया, इसको आगे बढ़ाया गया, प्रचारित किया गया और बटेंगे तो कटेंगे वाला माइल्ड की कर दिया गया। या तो केवल योगी आदित्यनाथ वो बात कह रहे थे, उन तक वो छोड़ दिया गया, या फिर बाद में उन्होंने भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहना शुरू किया। या कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में चाहे ये गलत निर्णय ही है कि अजित पवार को साथ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और इस पर भी क्रिटिसिज्म हो चुका है, इस पर भी सवाल उठ चुके हैं कि जरूरत क्या थी अजित पवार को लेने की। और जब लोकसभा के नतीजे आए थे तब ये बात प्रखर तरीके से सामने आई थी, उठी थी कि साहब ये जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, ये अजित पवार की वजह से हुआ है। और अजित पवार तो अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए बारामती में, वहां भी शरद पवार की बेटी जीत गई फिर से, और वो भी 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर, 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से। वो मुझे ध्यान नहीं है फिगर क्या है।
लेकिन वो जीती और अजित पवार की पत्नी हार गई। तो कहने का आशय ये है कि जो एक फैसला महाराष्ट्र में हो गया अजित पवार को साथ लेकर के ही चलने का, तो विधानसभा चुनाव में आपने और हमने सबने देख लिया कि जो चोट लोकसभा चुनाव में लगी या जो गुस्सा था भी मतदाताओं का, वो लोकसभा चुनाव में निकल गया। विधानसभा चुनाव आते आते लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि अजित पवार अब कहीं नहीं जाएंगे, धोखा नहीं देंगे, अपने चाचा के पास नहीं लौटेंगे, वो एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा रहेंगे। और उसी का नतीजा था कि विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत महायुति को मिला। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और जब एकनाथ शिंदे के स्तर पर थोड़ी हील हुज्जत हो रही थी, वो गुस्सा नाराजगी दिखा रहे थे, कोप भवन में जाकर के अपने गांव में लेट गए थे कि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा सुस्ताना चाहता हूं, तब आप याद करिए कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने और उनका ही हक बनता है ऐसा कहने वाले अजित पवार थे। यानी अजित पवार ने जो रुख लिया था उस समय, जो स्टैंड लिया था, उसकी वजह से एकनाथ शिंदे को भी वो जो गाल फुलाए बैठे थे वो त्यागना पड़ा ठाणे और फिर मुंबई पहुंच करके देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अपनी सहमति देनी पड़ी। ये ठीक है कि अजित पवार की कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, उनके अपने प्रभाव क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता होंगे जिस वजह से वो कई बार एहतियात बरतते हैं, और ये तो हमें मान करके चलना पड़ेगा कि वो अलग पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। तो उत्तर प्रदेश में तो इंडिपेंडेंटली फैसला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरा हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको किसी के समर्थन की दरकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को योगी जैसे एक्शन से पहले सोचना पड़ता है। उनकी पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जिनको उस समय परेशानी हुई थी योगी आदित्यनाथ के बयान पर, लेकिन अगर ये कहें कि साहब देवेंद्र फडणवीस कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, या उनको निशाना बनाया जाए, या उनके पुराने वीडियो तलाश तलाश करके वो अब सोशल मीडिया पर डाले जाएं और कहा जाए कि किसी ताजुद्दीन को उन्होंने नमन किया था अपने वीडियो में, कोई उर्स लगता है नागपुर में, उसको लेकर के, तो कई बार मुझे लगता है कि जो एक चक्रव्यूह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ महाराष्ट्र के भीतर भी रचा जाता रहा है और बाहर भी रचा जाता रहा है, उस चक्रव्यूह के शिकार ये सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं ये भी आ रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं। एक बात हमें सोचनी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ ही है और वो उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, लेकिन बाकी के सारे चीफ मिनिस्टर्स को, आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को भजनलाल शर्मा को कहें कि उनके अंदर भी योगी की आत्मा प्रविष्ट हो जाए, फिर मध्य प्रदेश में मोहन यादव के लिए भी कहें, दूसरी जगहों पर भी कहें, एक मूलभूत अंतर आ गया है। पहले किम कर्तव्य विमूढ़ता दिखाई देती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो रास्ता दिखाया है कि जो दंगाई हैं, जो समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, जो तोड़ने की साजिशें रचते हैं, जो आगजनी करते हैं, जो पथराव करते हैं, जो कानून व्यवस्था को धता बताते हैं, तो उनका हाथों हाथ अदालतें जब फैसला करेंगी वो करेंगी, हाथों हाथ उनका इंतजाम होता है, बुलडोज किया जाता है, उनके मकानों को भी, दुकानों को भी, जहां जहां अवैध निर्माण हुए हैं उसको भी, और इससे एक मैसेज जाता है। अभी आप देख लीजिए, वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है,
ये लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के जहर बुझे भाषण दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी हिम्मत नहीं है। जो मैं कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ से प्रेरित हुई हैं सरकारें, उस रास्ते पर आगे बढ़ी हैं। अभी महू में जो टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद लोग जुलूस निकाल रहे थे, खुशियां मना रहे थे और उन पर पथराव कर दिया गया था, दंगा फसाद करने की कोशिश की गई थी, तो क्या मोहन यादव सरकार ने महू के दंगाइयों पर शिकंजा नहीं कसा? उन पर कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई की और वो होते हुए दिखाई भी दी। इसी तरीके से नागपुर, जो अगेन मैं कहूंगा कि एक सेंसिटिव शहर है इस लिहाज से भी कि वहां पर संघ का मुख्यालय है और केवल 11% मुस्लिम आबादी है नागपुर में। इसके बावजूद अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की है तो इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और अगर 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां 24 घंटे के भीतर हो चुकी थी, अगर मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज करके बहुत संगीन धाराएं जो है वो लगाई गई हैं, तो मुझे लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया जा रहा है वो उचित नहीं है। कोई भी चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्य का वो योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता है। हर राज्य की अपनी एक स्थिति परिस्थिति होती है और हर व्यक्ति की, हर चीफ मिनिस्टर की, हर शासक की अपनी एक शैली भी होती है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।